हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, एज अ इन्वेस्टर आप सभी लोगों को पता ही है कि अच्छे शेयर्स हम लोग तलाश करने की कोशिश करती है, बट उसी के साथ साथ कौन से शेयर्स में जाने से पहले आपने चौकन्ना होना चाहिए, अलर्ट हो जाना चाहिए। तो उससे रिलेटेड ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर यहाँ पे आ चुका हूँ। मतलब मैं ऐसी कंपनियां आपके सामने रखने वाला हूँ दोस्तों। खरीदना है, नहीं खरीदना है, बेचना है, एवरेज करना है, वो कंप्लीटली आपका डिसीजन। बट ये ऐसी कंपनियां मैं आपके सामने रखूँगा जिनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा सीरियस एलिगेशंस लगे हुए हैं। एलिगेशंस मतलब बहुत ही बड़े आरोप इन कंपनीज के ऊपर यहाँ पे लगे हुए हैं। एंड जैसे कि मैंने आप लोगों को इसके पहले भी सिखाया है कि जो आरोप हम लोगों को कंपनी के ऊपर लगते हुए देखने को मिल जाते हैं उसको दो हिस्सों में बाइफरकेट करना होता है। एक होता है एम्प्लॉय लेवल का आरोप एंड एक होता है मैनेजमेंट लेवल का आरोप। अभी एम्प्लॉय लेवल का आरोप मतलब आपको जैसे मैंने बताया था कि मान लीजिए कि इतने सारे टाटा ग्रुप से जुड़ी हुई कंपनियां देखने को मिल जाती है। एक एग्जांपल के लिए लेते हैं टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स से रिलेटेड वहाँ पे कोई एम्प्लॉय है, कोई फ्रॉड कर रहा है, जो भी कस्टमर आ रहे हैं उनको चूना लगा रहा है खुद के फ़ायदे के लिए, तो क्या आप डायरेक्टली रतन टाटा जी के ऊपर आरोप लगाओगे? नहीं ना, उसको एम्प्लॉय लेवल फ्रॉड बोलते हैं। तो उससे कंपनी की रेपुटेशन कोई ख़राब नहीं होती है। जो एम्प्लॉय फ्रॉड कर रहा है उसको निकाल देते, दूसरे एम्प्लॉय को रख लेते। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले दोस्तों सीरियस फ्रॉड मतलब क्या, मैनेजमेंट लेवल का फ्रॉड। जो टॉप लेवल का मैनेजमेंट है, अगर वहाँ पे गड़बड़ी होना स्टार्ट हो गई मतलब समझ लेना कि कंपनी पूरी तरीके से डूब भी सकती है। इस प्रकार के कुछ फ्रॉड्स के एलिगेशंस, आरोप इन कंपनीज के ऊपर लगे हुए हैं। जाने से पहले, इन कंपनीज के शेयर्स खरीदने से पहले थोड़ा आप ज़्यादा डिटेल में एनालिसिस कीजिए। बस इतना ही मेरा कहने का मकसद है। तो कौन कौन से वो कंपनीज है अलॉन्ग विद द रीज़न, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली कंपनी दोस्तों मनप्पुरम फाइनेंस। यस, मनप्पुरम फाइनेंस की अगर हम लोग बात करें, हाल ही में ही हम लोगों ने देखा कि ये कंपनी कैसे टॉप लेवल से ज़बरदस्त क्रैश होती हुई देखने को यहाँ पे मिली। एकदम दनादन गिरावट देखने को यहाँ पे मिल गई। एंड गिरावट के पीछे का रीज़न भी हम सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि इनके ऊपर ईडी का एक्शन होते हुए देखने को मिला था। हालांकि कंपनी ने क्लैरिफिकेशन दे दिया उनके साइड से कि ये जो ईडी ने जो एक्शन लिया है वो अगेंस्ट प्रमोटर लिया है, नॉट अ कंपनी। प्रमोटर से रिलेटेड ये माजरा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इसीलिए मनप्पुरम फाइनेंस हम लोग को गिरते हुए देखने को मिला। अभी प्रमोटर तो आपको पता ही है, कंपनी के इतने टॉप लेवल के व्यक्ति, उन्हीं के ऊपर आरोप लगे हुए, ईडी की रेड चल रही है। हालांकि ये प्रूव नहीं हुआ है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, एलिगेशन बोला है मैंने, आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, आरोप लगा हुआ है। बट आपको पता ही है कि मार्केट को अनसर्टेनिटी पसंद नहीं होती है कि आगे आरोप सिद्ध होगा नहीं होगा, बाइज्जत बरी होंगे नहीं होंगे, वापस केस खुलेगा नहीं खुलेगा। तो इसलिए मार्केट क्या कर लेता है, ऐसे जो कंपनीज होते हैं ना उनको किनारे ही कर लेता है। इतने सारे शेयर्स बाजार में अवेलेबल है, क्यों ऐसे डाउटफुल वाली सिचुएशन वाली कंपनी में जाना। ये एक नॉर्मल सा गणित हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। मनप्पुरम फाइनेंस में जाने से पहले ज़रूर इस पॉइंट को, इस केस को अच्छी तरीके से पढ़ लेना। उसके बाद अगर आपको लगता है कि ठीक है, इसका मतलब आप जाना ही चाहते हो तो आप फिर चाहो तो जा सकते हो। प्लस अगर देखा गया तो कंपटीशन के हिसाब से भी मुथूट फाइनेंस बहुत अच्छा कर रहा है। मनप्पुरम फाइनेंस की कंपैरिजन में 5 साल का डेटा भी देखोगे तो मनप्पुरम फाइनेंस वैसे भी 8-9% के रिटर्न्स, मतलब एफडी वाले भी रिटर्न्स मीट नहीं कर पा रहा है। एंड मुथूट की बात करें तो लगभग नेट रिटर्न्स 200% के आसपास देखने को मिल रहे हैं। तो इसके चलते हम कह सकते हैं परफॉर्मेंस वाइज भी मनप्पुरम को क्या किया जा रहा है, थोड़ा सा किनारे किए यहाँ पे जा रहा है। ये थी पहली कंपनी मनप्पुरम फाइनेंस। देन दोस्तों आ जाते हैं सेकंड नेक्स्ट कंपनी के ऊपर, हीरो मोटोकॉर्प। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं सर हीरो मोटोकॉर्प को आप क्यों कवर नहीं करते। तो दोस्तों हीरो मोटोकॉर्प के ऊपर भी कुछ एलिगेशंस यहाँ पे लगे थे। मैं अगेन कह रहा हूँ, बार बार इस चीज़ को मैं हाईलाइट करते रहूँगा। एलिगेशंस मतलब आरोप, आरोप मतलब सिद्ध नहीं हुए। ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन मोड में होती है और आपको पता है इंडिया में इन्वेस्टिगेशन कितने टाइम तक चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। हीरो मोटोकॉर्प की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो हाल ही में हम लोगों ने देखा था कि 2022 का ही केस है, मतलब 1-1.25 साल पहले का ही, कि उन्होंने कुछ बोगस एक्सपेंसेस, 1000 करोड़ के आसपास के बोगस एक्सपेंसेस यहाँ पे बनाए थे। ये आईटी डिपार्टमेंट ने इससे रिलेटेड सारी चीज़ों को कवर यहाँ पे किया था। हालांकि अगर हम लोग हीरो मोटोकॉर्प की बात करें तो उन्होंने इन रिपोर्ट्स को, सारी चीज़ों को खारिज किया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है करके। प्लस प्रमोटर के ऊपर भी कुछ आरोप यहाँ पे लगाए गए थे कि उन्होंने फार्म हाउस खरीदा है करोड़ों का, 100 करोड़ का। इस चीज़ से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन देखने को मिल रहा है। एंड इसलिए अगर हम लोग देखेंगे हीरो मोटो का जो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो हम लोग को अभी भी 5 साल के हिसाब से उसी लेवल पर अभी भी देखने को मिल रहा है। मतलब बाकी कंपनीज अगर हम लोग ऑटो के देखेंगे 5 साल के, तो
ज़बरदस्त 2018 का लेवल तोड़कर आगे बढ़ते हुए देखने को मिले, बट हीरो मोटो को इस एक खबर के चलते बहुत तकलीफ हो रही है आगे बढ़ने से रिलेटेड। ठीक है, तो ज़रूर इस पॉइंट को स्टडी कर लेना एंड अकॉर्डिंगली आपको जो सही लगता है डिसीजन आप यहाँ पे ले सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों कंपनी है पीसी ज्वेलर। तो ये तो वैसे भी देखा गया 24 रुपये का ही स्टॉक है, बट रिटेलर्स का बहुत फेवरेट है। 5 साल का डेटा देखोगे, 5 साल भी नहीं, मैक्सिमम ओपन कर लेता हूँ, ये देखिए एकदम टॉप लेवल तक एक टाइम पे ये बहुत सारे लोगों का फेवरेट स्टॉक था, एंड उसके बाद देखिए सीधा क्रैश ही हो गया। क्यों? यही गड़बड़, फ्रॉड, एलिगेशन, बहुत सारी चीज़ें, धांधलीबाजी यहाँ पे करते थे। एंड उसके बाद भी पीसी ज्वेलर के ऊपर भी वीडियो बनाया था मैंने कि दूर रहिए ऐसे कंट्रोवर्सी वाले स्टॉक से, बट फिर भी रिटेलर्स तो आपको पता ही है इमोशनल हो जाते हैं कि इतना 600 रुपये का स्टॉक अगर यहाँ पे इतना 60 रुपये पे मिलेगा, हम तो खरीदेंगे ही खरीदेंगे। और उसके बाद देखिए स्टॉक डबल भी होते हैं दोस्तों, बीच बीच में जंप होता रहेगा। जो बाउंसिंग वाला मैंने एग्जांपल आपको बताया था कि अगर आप बिल्डिंग के टॉप से अगर बॉल फेंकोगे रबर वाला, तो ऐसा वो बाउंस करेगा, थोड़ा छोटा मोटे बाउंस आते रहेंगे। उस बाउंस को एज ए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं समझना होता है। ठीक है, ट्रेडर्स फायदा उठा सकते हैं उस चीज़ का, बट इन्वेस्टर नहीं। और वैसी कुछ चीज़ें हो गई, एंड देख सकते हैं अभी पीसी ज्वेलर तो मतलब क्या ही बचा है, कुछ भी नहीं। तो ये पॉइंट हमें पता होना चाहिए। अभी इनमें क्या हुआ था दोस्तों, ये इनसाइडर ट्रेडिंग का मामला हुआ था, सेबी ने इनके ऊपर 1 करोड़ का पेनाल्टी भी यहाँ पे लगाया था। यही चीज़ें चलती थी कि खुद के ही शेयर्स खरीद रहे, ऐसे अलग अलग चीज़ें हम लोग को देखने को मिलते थे। एंड सेबी ने इस चीज़ के चलते फाइन के साथ साथ 4 इंडिविजुअल्स को जेल में भी डाला था, राइट। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिली थी। अभी ऐसे कंपनी में कौन जाना चाहेगा, फिर भी लोग जाते थे। और बीच में भी देखिए ये और थोड़ा सा यहाँ पे जंप इसको करवाया गया था, एंड उसके बाद देखिए स्टॉक वापस नीचे आया। अगर मैं 1 साल का डेटा ओपन कर दूँ, फाइन, ये देखिए ज़बरदस्त तेज़ी आ गई। तो खुश हो गए लोग, सर आप तो ऐसा वैसा बोलते हो, डबल से ज़्यादा हो गया। मेरा ठीक है, जाओ। अभी यहाँ पे फंस गए 100 रुपये पे, अभी कितने पे चल रहा है, 24। अभी वापस ऊपर आने के लिए ऑपरेटर की मतलब बोलते हैं ना कृपा होनी चाहिए, तभी जाके कुछ हो पाएगा, वरना तो हालत ही ख़राब है। देन बात करेंगे सिमिलर वे वखरांगी लिमिटेड की। सेम इनके हालत बिल्कुल सेम है। ये देखिए टॉप लेवल से ऐसे हम लोग को गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिले। बहुत सारे एलिगेशंस इनके ऊपर भी यहाँ पे लगे थे, एंड वखरांगी में तो बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को भी मिलेगी। सबसे पहले तो PwC ने रिज़ाइन किया था। PwC आप सभी लोगों को पता है बिग 4 का एक बहुत बड़ा ऑडिट फर्म हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो ऑडिटर ने यहाँ पे क्या किया था, रिज़ाइन किया था नंबर्स के पहले। और रिज़ाइन करने का रीज़न क्या उन्होंने बताया था कि कुछ रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए था, वो प्रॉपरली यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, कोऑपरेट यहाँ पे नहीं कर रहे। एंड जैसे ही सारी चीज़ें ऑडिटर ने रिज़ाइन किया तो MCA तो एक्टिवेट हो ही जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करना यहाँ पे स्टार्ट यहाँ पे कर दिया। हालांकि बहुत सारे लोगों को ये भी पता है कि वखरांगी से रिलेटेड कुछ इन्वेस्टिगेशन किया, उसमें से कुछ मतलब बोलते हैं ना कि एविडेंस मिले नहीं, तो बोलते हैं ना एविडेंस ना मिलने के चलते कुछ केसेस में उनको बाइज्जत बरी किया गया। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं सर कि एविडेंस मिले नहीं, सब कुछ नॉर्मल हो गया, तो ये स्टॉक भागा क्यों नहीं? शेयर मार्केट दोस्तों फाइनल चीज़ होती है। अगर लोगों को लगता है कि उनको वहाँ पे नहीं जाना है, तो फिर वो नहीं जाएंगे, फिर वो चाहे कोर्ट का फैसला कुछ भी आ जाए। तो वही चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। अभी देखिए उसके बाद कोई यहाँ पे वापस आया ही नहीं। इतने सारे शेयर्स पड़े हुए, क्यों यहाँ पे ऐसे कंट्रोवर्सी वाले स्टॉक में जाना? क्या पता आगे जाके अगर केस वापस रीओपन हुआ, किसी को एक्स्ट्रा एविडेंस मिल गया तो इसलिए अनसर्टेनिटी जहाँ पे होती है ना, सब लोग भाग जाते हैं। ठीक है, ये रिलायंस का केस हम लोगों ने देखने को मिला था ना, कौन सा वाला, वो अमेजॉन फ्यूचर रिटेल। क्यों रिलायंस ने फटाफट वो केस को रफा दफा कर लिया, पीछे हट गए? क्योंकि अनसर्टेनिटी के चलते उनके शेयर की मतलब बोलते हैं ना लिटरली वैल्यू डाउन चली जा रही थी। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों, हम लोगों को पता होनी चाहिए। देन ईके एनर्जी की बात करें तो ये भी स्टॉक अगर आप देखोगे एकदम रॉकेट की तरह भागा, एंड फिलहाल अभी नीचे जाते हुए देखने को मिला है। मैं जब भी EKI एनर्जी की बात करता हूँ तो लोग शुरू हो जाते हैं, सर आप पहले तो स्टॉक के बारे में बहुत बताते थे। दोस्तों मुझे वीडियो का लिंक दे दीजिए, मैंने कब बताया था स्टॉक के बारे में। बॉस वो KPI ग्रीन एनर्जी है, EKI की दर, KPI की दर, मतलब चश्मा का मतलब बोलते हैं ना, आंखों के डॉक्टर के पास जाना चाहिए कि KPI ग्रीन एनर्जी कितना अलग वो कंपनी है, ये EKI एनर्जी है। तो ये जो जल्दबाजी है ना दोस्तों, ये डुबा लेता है बहुत सारे लोगों को। तो EKI एनर्जी की अगर हम लोग बात करें, इनमें भी सेम चीज़ हुई थी, 40% गिरा था 3 दिन में। क्यों? यही ऑडिटर ने कुछ कंसर्न यहाँ पे रेज किए थे, उनके हिसाब से जो अकाउंटिंग चीज़ें हैं वो उन्होंने फॉलो यहाँ पे नहीं की थी। बट EKI के मैनेजमेंट है वो तो कह रहे थे कि नहीं हम लोगों ने प्रॉपरली फॉलो किया है करके। सो इसी तू में आप देख सकते हैं स्टॉक तो नीचे चला जाता है, बड़े प्लेयर्स निकल जाते हैं, रिटेल इन्वेस्टर खरीद के बैठ जाते हैं इस होप के चक्कर में कि वापस कम बैक करेगा। अगर लक अच्छा होगा तो कम बैक कर लेगा, यही तो चीज़ें देखने को मिल जाती है। देन बात करेंगे BCG। सो BCG में अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो पूरा मतलब पंप एंड डंप का तो पूरा सीनैरियो देखने को यहाँ पे मिल चुका है, एंड सेबी ही इसके पीछे पड़ चुका है। बहुत बार मैंने इसको कवर भी किया है। 2023 का लेटेस्ट न्यूज़ भी अगर आप देखोगे अप्रैल का ही, तो सेबी ने यहाँ पे क्या किया था, इससे रिलेटेड अकाउंटिंग इरेगुलरिटीज़ प्रॉपरली चीज़ें करते नहीं है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रॉपरली फॉलो करते नहीं, ये सेबी ने आरोप लगाया था। एंड शोकॉस नोटिस भी उनको एंड प्रमोटर्स को इशू यहाँ पे किया था कि शेयर्स को भगाया फिर खुद ही भाग गए करके। तो अभी ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो इस चीज़ के चलते BCG में भी जाने से पहले संभल लेना। प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि ये जो छोटी मोटी तेज़ी देख लेते हैं कि देखो 82% की रिटर्न्स, तो उनकी आंखें भर आती है
कि अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स में जाता हूँ, वहाँ पे 10-20% भी नहीं बन रहे, और बीसीजी ने तो 82% दे दिया। ऐसा तो बॉटम पकड़ कर अगर कैलकुलेट करोगे तो हर शेयर में बन जाएगा फिर, ठीक है। सो यही चीज़ के चलते लोग टॉप लेवल से ऐसे फंस जाते, एंड फिर बाद में उनको तो उनका पैसा कभी मिलता है ही नहीं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे, अभी ऐसे एक और कंपनी हुआ करती थी दोस्तों, मनपसंद बेवरेजेस, वो भी गिरी थी, 20% क्रैश हुआ था, ऑडिटर ने रिज़ाइन किया था, तभी बोला था कि अरे मत जाओ। डेलॉइट ने ये किया, रिज़ाइन किया, तो बहुत सारे लोग शुरू हो गए, सर डेलॉइट थोड़ी ना भगवान है। मैं बोला ठीक है, डालो पैसा, समझ में आ जाएगा भगवान है कि नहीं। कंपनी डीलिस्ट हो गई शायद से, चेक कर ले, इसको इसका शेयर ही नहीं है लगता है मार्केट में। तो यही चीज़ें होती है दोस्तों, बेसिक चीज़ें सीखनी ही नहीं होती है, बस पैसा लगाया तो अपनी ईगो बीच में डालने का कि नहीं होगा 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 करके, ऐसा नहीं है दोस्तों। उसके पीछे लॉजिक होता है कुछ ना कुछ। क्रिकेट खेलते हो ना, रूल्स होते हैं ना उसके, तो रूल्स जैसे होते हैं इनके भी कुछ रूल्स है मार्केट के, तो बेसिक रूल को फॉलो करना होता है। अभी इतने बड़े बड़े ऑडिटर, डेलॉइट जैसा अगर हम लोग बात करें, वो अगर रिज़ाइन कर रहा है तो शेयर कांपेगा ही कांपेगा, लोग भाग जाते हैं। 20% गिरना मतलब क्या, लोगों ने बेच दिए शेयर। सो इतना तभी भी वार्न किया था, आप चाहो तो मेरे पुराने वीडियोस को देख लेना, अभी तो कंपनी ही बची नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें होती रहती है। देन यूपीएल की अगर बात करें, ये भी सवाल बहुत सारे लोग पूछते थे, सर यूपीएल जैसी कंपनी आप यूजुअली कवर क्यों नहीं करते, क्योंकि ये जिस सेगमेंट में काम करते हैं ना, एग्रोकेम, उसमें नंबर 1 पे है। तो इसका पीछे का मेजर रीज़न ये है दोस्तों कि 2020 में भी एक ऐसा ही केस हुआ था कि यूपीएल का शेयर 9% गिरा था, क्योंकि केपीएमजी अगेन वन ऑफ द बिग 4 ऑडिट, 4 कंपनियां होती है दोस्तों ऑडिट के केस में बात करें तो, एक केपीएमजी होती है, एक पीडब्ल्यूसी होती है, एक ईवाई होती है, एंड एक डेलॉइट होती है। ये 4 कंपनी बड़े ऑडिटर होते हैं दोस्तों। अगर इनमें से अगर किसी ने भी ऐसा कुछ किया ना दोस्तों, मतलब रिज़ाइन किया, तो लिटरली उस कंपनी को बहुत सारे लोग अवॉइड करना ही पसंद यहाँ पे करते हैं। तो इसी चीज़ के चलते यूपीएल को मैं ज़्यादा फोकस में नहीं रखता हूँ। वैसे तो कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक ठाक हम लोग को ऊपर ही जाते हुए देखने को मिल रहा है, बट उस झमेले में मैं पढ़ना ही नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं पीआई इंडस्ट्री आपको ज़्यादा स्टडी करने के लिए देता था। और मज़े के बाद देखिए दोस्तों कि यूपीएल अभी सेकंड नंबर पर आ गया, पीआई फाइनली नंबर 1 पे आते हुए देखने को मिला है। अब मेरे पुराने वीडियोस को देख लेना, पीआई हमेशा सेकंड पे होता था, राइट। तो अभी आप देख सकते हो कि 52 एंड ये 51, मतलब अभी इसने यहाँ पे इसको क्रॉस यहाँ पे किया है, मुझे भी जस्ट अभी पता चला, ठीक है। तो पीआई इंडस्ट्री, इसीलिए हम लोग इसको ज़्यादा स्टडी करते हैं। यूपीएल की बात कर तो इस एक इंसिडेंट के चलते मैं थोड़ा इसको इग्नोर करता हूँ। इसका अर्थ ये नहीं कि खराब है करके, आप चाहो तो उसको कंसिडर कर सकते हो। देन जीएमएम फॉडलर, इसका बिजनेस ऐसा है ना दोस्तों, लिटरली मतलब वन ऑफ माई फेवरेट बिजनेस, ग्लास लाइन इक्विपमेंट, केमिकल, फार्मा कंपनी, इनके बिना काम ही नहीं कर सकती। 50% मार्केट शेयर भी इन्हीं के पास है। बट इनके ऊपर भी सेम वही चीज़ें लगी थी कि सेबी ने आरोप लगाया था कि इनसाइडर ट्रेडिंग से रिलेटेड, प्रमोटर ने यहाँ पे चीज़ें पहले ही बताई है कि ओएफएस आने वाला है करके। ये जो हम लोग को देखने को मिला था, ये देखिए टॉप लेवल से यहाँ पे शेयर चला गया था। और यहाँ पे सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बोरिंग एसएलबी रहता है, तो ये शेयर एफएनओ में नहीं है ना, दो एफएनओ में जो नहीं रहता है तो एसएलबी के थ्रू उसको शॉर्टिंग किया जाता है, और बड़ी क्वांटिटी में शॉर्ट किया गया था। और उसी के बाद ओएफएस भी लाया गया। बोलने के लिए 33% का डिस्काउंट था, एक्चुअल में 50% डिस्काउंट के ऊपर कौन ओएफएस लाता है, 7-8% हम समझ सकते हैं। तो इसीलिए सेबी इसके पीछे पड़ा, एंड इसी चीज़ के चक्कर में जेएमएम फोल्डर, मतलब इतना बढ़िया कंपनी बिजनेस वाइज देखा गया तो बहुत सारे लोग जो अच्छी तरीके से इसको फॉलो करते थे वो भी धीमे धीमे अभी इसको कम फॉलो करना यहाँ पे लग चुके हैं। मतलब छोटा मोटा क्वांटिटी खरीदना अलग बात होती है, बड़ा क्वांटिटी खरीदना मतलब बोलते ना, इसमें मतलब थोड़ा सा डर का माहौल यहाँ पे आ जाता है। देन देखा गया तो पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज, ये भी स्टॉक इतना कुछ खास नहीं है। बीच में हम लोगों ने देखा था कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने रिजाइन किया, और रिजाइन का रीज़न भी बोला उन्होंने क्या, कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड इश्यूज़ है। सो कंपनी ठीक नहीं है ऐसा उन्होंने बोला, एंड इसी चीज़ के चलते अभी आप देख रहे हो सेबी इनको नोटिसेस इशू कर रही है कि जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड चीज़ें थी उसका जवाब दीजिए करके। तो इसीलिए इन कंपनीज़ में जाने से पहले मैं अगेन कह रहा हूँ, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं मेरा कि आप इनको अवॉइड कीजिए या फिर सेल कीजिए, वो आपकी मर्जी, बट बाई करने से पहले इन पॉइंट्स को ज़रूर स्टडी यहाँ पे कर लेना। एंड आखिरी तो फेवरेट स्टॉक एंड ग्रुप आपको पता ही है, अदानी ग्रुप। तो अदानी ग्रुप से रिलेटेड भी मैंने मल्टीपल टाइम आपको बताया कि ट्रेडर लोग जो होंगे उनके लिए ठीक है, अगर आप इन्वेस्टर हो, वेल्थ क्रिएटर हो लॉन्ग टर्म वाले, तो संभल कर रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी खबरें आती रहेगी, एंड आपको पता ही है जो नेगेटिव खबरें होती हैं उनका इम्पैक्ट बहुत ही सीरियस होता है, और लोअर सर्किट फटाफट हम लोग को लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो ये भी पॉइंट पता होना चाहिए। मल्टीपल टाइम मैं ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियोस को कवर कर चुका हूँ। सो आशा करता हूँ दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट स्टॉक्स थे ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे आप लोगों को, बट कहाँ पे जाना चाहिए और कहाँ नहीं जाना चाहिए, और कहाँ पे जाते वक्त कहाँ पे कितना अलर्टनेस मेंटेन करके जाना चाहिए, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट रिक्वायर्ड चीज़ होती है। तो ये सारे स्टॉक्स मैंने आपके सामने रखे, ज़रूर इनको स्टडी कर लेना। वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपर्ली कमेंट्स में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।